जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा और काफी जरूरी ये वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप पहली बार मेरे चैनल के वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। पीसीडीए का लेटर जारी लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार भारद्वाज को। दोस्तों, पीसीडीए ने एक लेटर जारी करा है इन ऑफिसर को और ये लेटर है उन पेंशनर के लिए जिनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, जो स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। यानी पेंशनर अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी महीने में दे सकते हैं स्पर्श में। दोस्तों, ये तो बहुत पहले से ही है, यानी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी महीने में दे सकते हैं, तो फिर उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, जैसा कि आप जानते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ड्यू डेट है 31/12/2023, तो आप 31/12/2023 तक या फिर उससे पहले किसी भी महीने में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मान लेते हैं आपने जुलाई में सबमिट कर दिया, तो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी जुलाई 2024। अगर आप अगस्त में सबमिट कर देते हैं तो फिर अगले साल की हो जाएगी अगस्त 2024, यानी 1 साल की प्रॉपर वैलिडिटी। एक चीज आपको याद रखनी है, आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट से पहले ही सबमिट करना है। ड्यू डेट से पहले किसी भी महीने में या फिर ड्यू डेट तक। ड्यू डेट के बाद आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना। एक बात आप याद रखें, ड्यू डेट से पहले किसी भी महीने में या फिर ड्यू डेट तक। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक लेटर। दोस्तों, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक लेटर है पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए। इस लेटर में कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट है या फिर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, वो डीआर कैलकुलेट करे बेसिक पेंशन पे और एडिशनल पेंशन पे। क्योंकि दोस्तों, कुछ पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, कुछ डिपार्टमेंट है जो सिर्फ डीआर आपको बेसिक पेंशन पे दे रहे हैं, एडिशनल पेंशन पे नहीं दे रहे। जो पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर एडिशनल पेंशन का बेनिफिट लेते हैं 20% या फिर 30% या फिर 40%। मैं आपको एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं। मैं आपको पेंशन पे भी डीआर कैलकुलेट करना बताऊंगा और एडिशनल पेंशन पे भी। अब डिपार्टमेंट क्या गलती कर रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक पेंशन पे डीआर की कैलकुलेशन। मान लेते हैं किसी की बेसिक पेंशन है 20,200, तो इस पे 46% डीआर होगा 9292। तो बेसिक पेंशन प्लस डीआर 9292 टोटल होगा 29,492। ये तो हो गई पेंशन। अब इन पेंशनर की एडिशनल पेंशन भी है, तो कैसे हम डीआर कैलकुलेट करेंगे? बेसिक पेंशन वही रहेगी 20,200, चूंकि इनकी एज है 80 अबव, तो 20% एडिशनल मिलेगी। तो 20,200 का 20% कितना आएगा? 40/40। अब दोस्तों, डिपार्टमेंट क्या गलती कर रहा है? कुछ डिपार्टमेंट है 20% तो कर दिया बेसिक पेंशन का, लेकिन जो ये अमाउंट आया इस पे डीआर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इस पे डीआर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। जो अमाउंट आएगा 20% बेसिक पेंशन का, उस पे डीआर भी कैलकुलेट होगा 46%। तो 46% कैलकुलेट होगा 40/40 पे, तो यहां पे आ जाएगा 1859। तो 40/40 प्लस 1859 टोटल हो गया 5899। ये होगी इनकी टोटल एडिशनल पेंशन विद डीआर। अब ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा पेंशन पे, तो टोटल पेंशन बन जाएगी 35,391। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप भी अपनी कैलकुलेट करके देख सकते हैं पेंशन या फिर एडिशनल पेंशन। तीसरा पॉइंट चलते हैं। ओआरओपी 3 पेंशन टेबल की बेसिक पेंशन एवरेज से निकाली जाएगी। दोस्तों, कल मैंने आपको एक टेबल समझाई थी ओआरओपी 3 की। काफी पेंशनर कहने लगे, फैमिली पेंशनर कहने लगे कि सर आपने इसमें बढ़ी हुई बेसिक पेंशन तो नहीं ली, आपने इसमें बढ़ी हुई बेसिक पेंशन नहीं ली जो आगे मर्ज होगा डीएडीआर। दोस्तों, पहली बात, ये टेबल मैंने तो बनाई नहीं, ये ऑफिसर ने बनाई थी। और एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, क्या गारंटी है कि भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करेगी? आप 100% श्योर है? दोस्तों, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पहली बात तो देखेंगे कि डीएडीआर कहां तक पहुंच रहा है। अगर 50% हो भी जाता है तो ये भारत सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो आपका डीएडीआर मर्ज करती है या नहीं करती है। वो मेरे कहने पे मर्ज नहीं करेगी
या फिर किसी दूसरे के कहने पे मर्ज नहीं करेगी। जो वो करेगी वही आपको मानना होगा, चाहे वो मर्ज करे या ना करे। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं मर्ज हो, आपकी बढ़े कुछ, लेकिन ये भारत सरकार की पॉलिसी है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों जो मैंने टेबल समझाई थी आपको, उसमें ऑफिसर ने डीए डीआर मर्ज नहीं करा था बेसिक पेंशन पे। वो इसलिए क्योंकि वो अभी फाइनल नहीं हुआ है आपका डीए डीआर कि वो मर्ज होगा या नहीं होगा, इसलिए वो एक लाइकली टेबल है, अप्रॉक्स टेबल है, कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों जब आपका डीए डीआर 50% पहुंचेगा तो वो भारत सरकार पे डिपेंड होगा कि वो बेसिक पेंशन पे मर्ज होगा या नहीं होगा। और अगर मर्ज होता है तो आपकी बेसिक पेंशन चेंज होगी, ये 100% है, लेकिन तब तक आपको रुकना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2 फौजी बने बीजेपी की चट्टान। जी हां दोस्तों, कुछ फौजी हैं जो बीजेपी सरकार की चट्टान बन रहे हैं। ओआरओपी बीजेपी ने दी, हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। कुछ फौजी विधायक बनना चाहते हैं और बीजेपी की सीट लेना चाहते हैं। दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप राजनीति से दूर रहिए। अब इसमें कुछ फौजी हैं जो कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी की चट्टान है, हम विधायक बनना चाहते हैं और जवानों के लिए करना चाहते हैं कुछ। दोस्तों ये तो फिर आपसी भावना हुई कि आप बीजेपी में जाना चाहते हैं, कांग्रेस में जाना चाहते हैं। अगर आप सही में टेबल चाहते हैं, ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करना चाहते हैं, भूतपूर्व सैनिकों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप पहले इकट्ठे होइए, संगठित होइए, तब आप कुछ कर पाएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल होना चाहता हूं, मैं विधायक बनना चाहता हूं, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप खुद को ऊपर देख रहे हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही एक विधायक बनूंगा, मैं ही करूंगा सब कुछ। ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई सा भी आदमी हो, वो सबसे पहले इंसान है, इसलिए एकजुट होना पड़ेगा। इकट्ठा होइए, एक मुट्ठी बनाइए, तब आप हेल्प करिए। तो दोस्तों ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि कुछ फौजी हैं जो कह रहे हैं कि हम विधायक बनना चाहते हैं और हम बीजेपी की सपोर्ट में हैं, हम ये काम करेंगे वो करेंगे। नहीं, आप इकट्ठा हो जाइए पहले, फिर कुछ करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने की अग्निपथ योजना की तारीफ और गिनाए इसके फायदे। दोस्तों आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि अग्निपथ योजना बहुत ही जबरदस्त योजना है, इससे जो नए जवान हैं उनको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में ग्राउंड पर हैं, जो जवान हैं, जो नए भर्ती हो रहे हैं, पहले उनसे पूछा जाए कि वो अग्निपथ स्कीम को कहां तक जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है 3-4 सालों में, ये देखने वाली बात होगी। और जो फिर सुविधाएं हैं अग्निपथ की, वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों लागू तो कर दिया सरकार ने, लेकिन भुगत कौन रहा है ये देखने वाली बात है। तो इसलिए जो जवान भर्ती हो रहे हैं अग्निपथ में, पहले उनसे पूछा जाए कि आपको स्कीम कैसे लग रही है, आपके लिए फ्यूचर में कुछ है या नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जवानों पेंशनर के लिए वेटेज सिस्टम को फिर से बहाल करने की मांग करी है सरकार से। दोस्तों कुछ पेंशनर हैं जिन्होंने कहा है कि वेटेज सिस्टम को दोबारा लाया जाए। सबसे पहले वेटेज सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। क्या वेटेज दोबारा लाने से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी? सबसे पहले नुकसान होने वाला है सिपाही नायक हवलदार को वेटेज सिस्टम से। अगर वेटेज सिस्टम लाना है तो पहले 50% लास्ट पे ड्रॉन का पेंशन पूरी करें, उनको दें, तब वेटेज सिस्टम लागू करें। क्योंकि 2006 से पहले वेटेज सिस्टम था और 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस से आपकी पेंशन कैलकुलेट होती थी। तो पहले 2006 के बाद 50% तो सही से दे दे लास्ट बेसिक का, तब वेटेज अप्लाई करें। नहीं तो अगर ऐसे ही वेटेज सिस्टम लागू कर दिया गया, 50% के अनुसार नहीं करा गया, तो दोस्तों फिर सिपाही नायक हवलदार इन रैंक को तगड़ा नुकसान होगा, यानी 85 से 85% जवानों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोच समझकर भारत सरकार से डिमांड करें। ऐसा नहीं है कि 10 जनों ने कह दिया कि वेटेज सिस्टम ला दो, या फिर 20-25 लोगों ने कह दिया कि वेटेज सिस्टम लागू किया जाए, इससे बहुत फायदा है। ऐसा नहीं है। रूल्स पढ़िए, पुरानी पेंशन देखिए, सब कुछ देखिए, तब कुछ सरकार से डिमांड करिए।
तो दोस्तों ये मुझे बिना सर पैर वाली बातें रखती हैं, ये मुझे जो भी बातें लगती हैं ये बिना सर पैर वाली लगती हैं, इसलिए ऐसी बातें मत करिए। फौजियों का, जवानों का, पेंशनर का भला ही सोचिए। और दोस्तों सिर्फ मुंह से कह दिया और हो गया नहीं, उसके पीछे कहानी जुड़ी है, रूल्स हैं, पहले वो पढ़िए, कैलकुलेट करके देखिए पेंशन, तब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। एक इंफॉर्मेशन है एक और, एक्स ग्रुप के पेंशनर के लिए। जैसा आपको पता है भारत सरकार ने OROP 2 में एक्स ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्री और पोस्ट। तो दोस्तों यहां पे एक सुनवाई थी आज, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, रिट पिटीशन सिविल 796/2023, इसकी सुनवाई थी आज। और दोस्तों ये केस था 43 इंडिविजुअल केस, यानी इंडिविजुअल ने ये केस किया था। लेकिन दोस्तों एक और केस था 1324, ये किया था एसोसिएशन ने, एयर वेटरन्स की एसोसिएशन ने, टेक्निकल एसोसिएशन ने। तो दोस्तों इसकी जो हियरिंग है वो है 23 जनवरी 2024 को, अगली जो हियरिंग है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई में क्या होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि यह सुनवाई का फैसला हो और जो एक्स ग्रुप के साथ भेदभाव हुआ है वो ना हो, उनको भी एक समान टेबल मिले एक्स ग्रुप के पेंशनर के लिए। और दोस्तों जो भी एक्स ग्रुप के पेंशनर हैं वो जुड़ सकते हैं टेक्निकल एयर वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन से और अपना सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।